अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे बच्चों कैसे हो? तो मेरे बच्चों आज के इस सेशन के अंदर हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मेरे पास क्या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है। इससे जो पीछे वाला जो टॉपिक था वो हमने क्या पढ़ लिया था? मोलैरिटी पढ़ा था। ठीक हो गया। ये दोनों मेरे पास क्या है? कंसंट्रेशन यूनिट्स हैं। कंसंट्रेशन क्या है? मेरे पास यूनिट्स हैं। अब हम ये पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ। इसके अंदर सबसे जो पहला हमारा कंसर्न होगा वो हमारी होगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन। दूसरे नंबर पे हम इसकी देखेंगे एग्जांपल एक दो कोट करेंगे। तीसरे पे हम क्या देखेंगे? इसका फार्मूला देखेंगे। नंबर 4 पे हम इसकी क्या देखेंगे? यूनिट्स देखेंगे। और नंबर 5 पे सबसे अहम चीज जो हमारे पास क्या होंगे? इसके न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपने साथ साथ नोट भी करने हैं, वो हम करेंगे ढेर सारे इंशाल्लाह। जो भी आपके डाउट्स होंगे न्यूमेरिकल्स के बारे में, जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो आपके सब क्लियर होने लगे इस टॉपिक इस लेक्चर से, ये लेक्चर सुनने के बाद। लेकिन यह कि आपको लेक्चर स्टार्ट से लेके लास्ट तक प्रॉपर पूरा सुनना पड़ेगा। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बताता हूँ, फिर हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बीकर ले लेता हूँ या एक कंटेनर ले लेता हूँ। सर जी आप कंटेनर बड़े लेते हैं, क्या करूँ जी यार, कंटेनर मुझे बड़े पसंद हैं। ये वो वाले कंटेनर नहीं है, ठीक है ना, मैं बाद में बताऊँगा इसके ऊपर, मैं बाद में बात करूँगा, पहले जरा लेक्चर कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने क्या ले लिया? 1 लीटर तो क्या लेकर लिया? पानी ले लिया। बीकर ले लेते हैं यार, चलो जिसको आप घर में 1 लीटर क्या लेते हैं? 1 लीटर इसके अंदर मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया वाटर। 1 लीटर पानी इसके अंदर हमने क्या किया है? ऐड किया है। अब देखो 1 लीटर मैंने क्या ले लिया? इसके अंदर पानी ले लिया। अब 1 लीटर पानी लेने के बाद मैंने क्या किया? इसके अंदर कुछ अमाउंट में मैंने क्या कर दिया? शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड करें, चीनी जिसको बोलते हैं हम, चीनी ऐड कर दी। 1 लीटर पानी लिया, पानी लेने के बाद उसके अंदर क्या कर दिया? शुगर ऐड कर दिया। तो मेरे पास क्या बन गया? सॉल्यूशन। तो मेरे पास ये इसका क्या नाम बन गया? ये क्या बन गया? मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया। अब देखो ये मेरे पास सॉल्यूशन बन गया। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमें क्या करती है? ये मेरे पास क्या है भाई साहब? एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देती है वो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देती है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन हमें ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास सोल्यूट की अमाउंट क्या है? सोल्यूट की अमाउंट क्या है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। जिसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, प्रॉपर डेफिनेशन मैं कराऊंगा आपको अभी, ठीक है? कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, फिक्स्ड छोड़ो दो, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास सोल्यूट की अमाउंट क्या है उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन में पहली बात क्या आएगी? टेल अस हाउ मच सोल्यूट इज प्रेजेंट, कितना सोल्यूट जो है प्रेजेंट है इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है इसके बारे में जानकारी हमको देने वाली जो चीज है वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये बात समझ आ गई? अब देखो हम आ जाते हैं इसके ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर। अब अगर आप लोगों को लास्ट टाइम पे आप लोगों ने अगर मेरा पिछला लेक्चर मोलैरिटी वाला देखा है, कंसंट्रेशन यूनिट वाला देखा है, तो उनके लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा चलो उनके लिए भी हम आसानी कर देते हैं। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होती है, एक मेरे पास होती है सोल्यूट, एक मेरे पास होता है सॉल्वेंट। लिख लेता हूं, एक मेरे पास क्या है? सोल्यूट, और एक मेरे पास क्या है? सॉल्वेंट। अब देखो जो सोल्यूट है, अब आपकी मां जी ने बोला जी, क्या बोला जी, मैं जरा बात को रिपीट कर देता हूं। अब क्या क्या आपने घर में क्या बनानी है? शरबत बनानी है। आप घर में 4 बंदों के लिए अम्मी जी ने बोला भाई सब शरबत बना दो। अब आप क्या करोगे? अब आप जल्दी जल्दी भागते भागते जाओगे और जाके क्या करोगे कि मेरे पास जो आपके घर का जो बड़ा टैंक है वो पैर से चीनी का पूरा टुकड़ा उठाओगे, उसके अंदर पूरा डाल दोगे और जाके बोलोगे हमने शरबत बना दिया। ऐसे करोगे? ऐसा आप हरगिज़ नहीं करोगे। आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 4 गिलास पानी के ले लोगे। 4 बंदों की बनानी, 4 गिलास पानी के ले लोगे। आपने क्या कर दिया? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लिया, ठीक है? उसके अंदर फिर आप क्या करोगे? कुछ क्वांटिटी के अंदर, कुछ अमाउंट के अंदर क्या कर दोगे? आप सोल्यूट या शुगर क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला जो काम होगा वो क्या करोगे? आप पानी के 4 गिलास लोगे।
या 5 गिलास लोगे, जो जितनी आपने पीनी है उतनी लोगे, तो पहला काम क्या करेंगे, हम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो क्या करेंगे, फिक्स्ड रखेंगे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की हमने मिकदार क्या कर देनी है, फिक्स कर देनी है, ठीक है। फिर दूसरी बात, जैसे लिखा होता है फिक्स प्राइस, ठीक हो गया। अब दूसरी काम चीज़ क्या है जी, अब आपने किसके अंदर क्या कर दोगे, कुछ अमाउंट में, कुछ क्वांटिटी के अंदर आप क्या कर दोगे, सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, कुछ अमाउंट में इसके अंदर क्या कर दोगे, सॉल्यूट भी ऐड कर दोगे। अब यहां से काम की बात स्टार्ट होगी। अब सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट की जो अमाउंट है उसको हम मोल के अंदर भी ले सकते हैं मेरे भाइयों, और हम उसको ग्राम के अंदर भी ले सकते हैं। मोल की जो सॉल्यूट की अमाउंट है उसको हम मोल के अंदर भी ले सकते हैं और उसको हम ग्राम के अंदर भी ले सकते हैं। इसी तरह जो मेरे पास सॉल्वेंट है इसको हम किसके अंदर लेते हैं, वॉल्यूम के अंदर, और वॉल्यूम की यूनिट मेरे पास क्या है, सीएम क्यूब या फिर डीएम क्यूब, जो आपकी बुक के ऊपर लिखी उन्हीं को यूज करेंगे, दूसरी को नहीं यूज करोगे। कि मेरे पास वॉल्यूम की जो मेरे पास यूनिट्स हैं वो क्या है, सीएम क्यूब और डीएम क्यूब। अब देखो, अगर आप सॉल्यूट की अमाउंट मोल के अंदर और वॉल्यूम, जो मेरे पास जो वॉल्यूम है उसको किसके अंदर ले लेते हो, डीएम क्यूब के अंदर ले लेते हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोलैरिटी बोलेंगे। अगर आप मेरे पास सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम के अंदर और जो आपके पास वॉल्यूम है उसको अगर आप सीएम क्यूब या डीएम क्यूब किसी एक के अंदर ले लोगे तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आसान सी प्यारी सी डेफिनेशन, ठीक हो गया। क्या हम क्या लिख देते हैं इधर, ग्राम पर क्या गया मेरे पास, सीएम क्यूब और डीएम क्यूब, इसको क्या बोलते हैं, पर बोलते हैं, ठीक हो गया। तो मैं डेफिनेशन इसकी लिखने लगा हूं, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व करना, हल करना, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब और सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज नाउन एज, क्या बोल देंगे इसको, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोल देंगे। कि ये सिंपल सी मेरे पास डेफिनेशन थी कि एक सीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर या एक डीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर जो आपके पास सॉल्यूट की मिकदार कितनी है, कितना सॉल्यूट आपके अंदर उसके अंदर प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो आपने किसके अंदर लेनी है, ग्राम के अंदर लेनी है। हाँ, ग्राम के अंदर उसको मेजर करना है। तो ये सिंपल थी मेरे पास इसकी डेफिनेशन थी। अब हम आए थे इसकी एग्जांपल के ऊपर जी। अब देखो मैं एक चीज़ यहाँ पे लिखने लगा हूँ, फिर मैं आपसे उसका मतलब पूछूंगा। अब मैं लिखने लगा हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ NaCl सॉल्यूशन, नमक के सॉल्यूशन का, नमक के सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है वो क्या इज 10 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये है मेरे पास। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास जो स्ट्रेंथ है NaCl सॉल्यूशन की वो क्या है, 10 ग्राम पर सीएम क्यूब। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है भाई साहब कि मेरे पास एक सीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर, एक सीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास 10 ग्राम NaCl के प्रेजेंट है। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉरी 10 ग्राम ऑफ NaCl, 10 है ना, 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट, 10 gram of NaCl is present in 1 cm cube of solution, या आप dm cube ले लो, cm cube of solution। अब दूसरी एग्जांपल जो है वो आप लोग मुझे बताओगे, स्ट्रेंथ ऑफ शुगर सॉल्यूशन, चीनी वाला सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 20 ग्राम पर सीएम क्यूब, या डीएम क्यूब जो ले करता है ले लो, ग्राम नीचे डीएम क्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने ये बात बोली है। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 20 ग्राम मेरे पास क्या है, शुगर जो है वो एक सीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। कि एक सीएम क्यूब सॉल्यूशन के अंदर कितना मेरे पास शुगर प्रेजेंट है, 20 ग्राम।
ये देखो ना, मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा नहीं दे रहा कि एक स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर हमने क्या एक सोल्यूशन ले लिया 1 cm3, तो उसके अंदर मेरे पास अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितनी है 20 ग्राम। तो ये देख लो, तो क्या लिखेंगे 20 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 1 cm3 ऑफ सोल्यूशन। जैसा कि मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वाली जगह नजर आ रही है। जैसा कि मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि मैंने क्या कर लिया 1 cm3 ये सोल्यूशन बना दिया। ये मैंने क्या कर लिया, इसके अंदर कुछ पानी ले लिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर मैंने क्या कर दिया जी 20 ग्राम क्या कर दिया, इसके अंदर शुगर ऐड कर दी, 20 ग्राम क्या कर दी शुगर ऐड कर दी। अब ये जो मेरे पास वॉल्यूम बना सोल्यूशन का, ये मेरे पास क्या बन चुका है 1 cm3 बन चुका है। फॉर एग्जांपल ये क्या ले लो कि ये 1 cm3 है। अब इस 1 cm3 के अंदर मेरे पास जो सोल्यूट की अमाउंट है उसकी वो मेरे पास कितनी है 20 ग्राम। तो यही है कि 1 cm3 सोल्यूशन या 1 dm3 सोल्यूशन के अंदर मेरे पास जो अमाउंट की सोल्यूशन है उसके बारे में हमें पता लगना, ये हमें कौन पता बताता है इसके बारे में जानकारी हमें कौन देता है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन देता है। ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम इसका लिखने लगे फार्मूला। अब देखो जैसे हमने पढ़ा था मोलैरिटी को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन को हम किसी चीज से रिप्रेजेंट नहीं करते। ऐसा नहीं करना कि स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय s, ऐसी बात नहीं है। अब इसका जो फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, ये जगह नजर आ रही है ना, फार्मूला। फार्मूला मेरे पास क्या है कि मेरे पास स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सोल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन dm³ और cm³। ये मेरे पास क्या आ चुका हुआ है, आपके पास फार्मूला आ गया है। अब इसको हम मेजर किसके अंदर करते हैं, यूनिट वगैरह को किसके अंदर हम इसको मेजर करते हैं। ऊपर क्या है मेरे पास ग्राम, तो ग्राम ही रहेगा। नीचे आपके पास क्या है, एक दफा dm³ है तो dm³ लिख दो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो r ग्राम पर dm³। या फिर इसकी दूसरी यूनिट आपके पास क्या बनेगी, एक और यूनिट भी इसकी बनेगी, ऊपर ग्राम ही है नीचे cm³ ले लो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ग्राम पर cm³। तो मेरे पास क्या बन जाएगा ग्राम, इसको अगर ऐसे लिखते हो नीचे इसमें से काट दे तो ग्राम पर cm³ बन जाएगा। इसको हम एक और भी चीज़ पढ़ते हैं, इसको हम ये पढ़ते हैं कि ग्राम, ठीक हो गया, पर क्यूबिक डेसीमीटर, मैं लिख देता हूँ नीचे ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर, या फिर ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये चीज़ें हो चुकी है इसकी कि मेरे पास फार्मूला भी हो चुका है, डेफिनेशन भी हो चुकी है, इसकी मेरे पास ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं। तो मेरे बच्चों अब हम चलेंगे इसकी किसकी तरफ चलेंगे जी, हम इसकी न्यूमेरिकल्स की तरफ चलेंगे। तो बच्चों हम आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस हमारे पास इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर का। तो पहला जो न्यूमेरिकल है बुक्स निकाले ज़रा, मैं रीड आउट करता हूँ। 3.10 है एग्जाम्पल। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, अ सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ साल्ट। एक सोल्यूशन है उसके अंदर 20 ग्राम के आपके पास साल्ट डिजॉल्व है इन 2 dm³ ऑफ सोल्यूशन। एक आपने 2 dm³ सोल्यूशन डाल लिया है, 2 dm³ आपने सोल्यूशन बनाया है, उसके अंदर आपने कितना ऐड किया हुआ है 20 ग्राम क्या ऐड किया हुआ है, साल्ट ऐड किया हुआ है। आपने क्या कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, आपने सोल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। तो अब देखो आपने क्या किया, कंटेन 20 ग्राम ऑफ साल्ट, मैंने क्या 20 ग्राम ऑफ साल्ट उसके अंदर ऐड है, तो मैथ ऑफ सोल्यूट उसने हमें दे दिया हुआ है। तो मैंने ये लिखा मैथ ऑफ सोल्यूट क्या है मेरे पास 20 ग्राम। अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये मैथ है, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ था, ग्राम लगा हुआ था, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया, मैथ ले लिया। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, मोल लिखा, तो क्या लिखता मैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब उसके बाद फिर उसने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दे दिया, dm³, 2 dm³। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वॉल्यूम है, क्योंकि इसके साथ यूनिट क्या लगी हुई थी, dm³ या cm³। जब भी लगेगा तो वो मेरे पास क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो हमने क्या फाइंड करना है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन फाइंड करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास सामने है,
मास ऑफ सोल्यूट हमने लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब या डीएम क्यूब। यहाँ पे हमें डीएम क्यूब से सीएम क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोलैरिटी के अंदर हमें सिर्फ क्या था, डीएम क्यूब था। और कुछ हमें यहाँ पे सीएम क्यूब में दे देते थे तो हम इसे डीएम क्यूब में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे चाहे सीएम क्यूब में हो चाहे डीएम क्यूब में हो, तो आपको वही वाली वैल्यू ले लेनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसने और हमारे लिए आसान काम कर दिया। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेता हूँ STREN, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन is equal to mass of solute divided by volume of solution। तो आपके पास किस में दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, तो आप डीएम क्यूब में ले लो, वैल्यू पुट कर दो, सिंपल सा। मास ऑफ सॉल्यूट क्या 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या 2, तो मेरे पास क्या जाएगा 10 आ जाएगा, सिंपल सा क्या जाएगा 10। तो आपके पास डीएम क्यूब में दिया तो आप इसकी भी यूनिट क्या लिखते हो, डीएम क्यूब ही लिख दो। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 10 डीएम क्यूब। ये आपके पास पहला क्या था, आपका न्यूमेरिकल हो चुका है, बहुत इजी था। अब दूसरा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, वो भी बिल्कुल इजी है। तो उसके अंदर क्या बोला हुआ है, 3.11 एग्जाम्पल, इसके अंदर लिखा हुआ है अ सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ शुगर। एक आपके पास सॉल्यूशन है, उसके अंदर मेरे पास कितना 25 ग्राम के आपके पास आपने शुगर ऐड किया हुआ है, 25 ग्राम आ गया, 25 ग्राम तो क्या मैस है, मैस ऑफ सोल्यूट। अब देखो सॉल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 500 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना आपके पास 500 सीएम क्यूब, कितना आपके पास 500 सीएम क्यूब है, उसके अंदर आपने सोल्यूट कितना ऐड किया 25 ग्राम। तो कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, आपने सॉल्यूशन की क्या करनी है, स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। मास भी इसने दे दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दे दिया हुआ है। मास इसने कितनी है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 25 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 सीएम क्यूब। स्ट्रेंथ आपने फाइंड करनी है, फार्मूला ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे सीएम क्यूब में ले लो, कोई मसला वही सीएम क्यूब में ले लो, यहाँ पे पीछे डीएम क्यूब में लिया था। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सीएम क्यूब। वॉल्यूम पुट कर वी फॉर वॉल्यूम एस वेल फॉर सॉल्यूशन, ठीक हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 25 डिवाइडेड बाय 500, तो स्ट्रेंथ आपके पास क्या आ जाएगी, आप कैलकुलेटर पे करो, आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगी आपके पास 0.05 ग्राम पर सीएम क्यूब। यहाँ पे आपको सीएम क्यूब दिया तो आप स्ट्रेंथ की यूनिट भी क्या कर लो, सीएम क्यूब ही यूज़ कर लो, जिसके अंदर जो यूनिट आप यूज़ करें तो आपको कोई मसले वाली बात नहीं। ये दो न्यूमेरिकल थे आपके हो गए। अब हम न्यूमेरिकल 3.11 भी हो चुके हैं आपके पास, हम 3.12 की तरफ चलते हैं। तो बच्चों हमारे थे न्यूमेरिक एग्जाम्पल 3.12 की तरफ। इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों को सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दे दी है। जो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दी हुई है किसके अंदर दी हुई है, ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर। क्या दी हुई है, ग्राम पर डीएम क्यूब के अंदर दी हुई है। और वो आपसे ये पूछ रहा है कि सॉल्यूशन आपने क्या करना है, उसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ फाइंड करनी है ग्राम पर सीएम क्यूब के अंदर। मतलब यहाँ पे सिंपल कन्वर्जन है कि आपको ग्राम पर डीएम क्यूब को ग्राम पर सीएम क्यूब के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ग्राम पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब को ग्राम पर सीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 0.001 करना पड़ेगा। ठीक हो गया। जैसे आपको केजी को किलोग्राम को ग्राम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही काम होगा। अब देखो 1 ग्राम पर डीएम क्यूब को मेरे पास 1 ग्राम पर डीएम क्यूब वो ग्राम पर सीएम क्यूब के लिए कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0.001 ग्राम पर सीएम क्यूब। ठीक हो गया। अब ये बात समझाइए। अब देखो यहाँ पे हमने कितने ग्राम पर डीएम क्यूब को कन्वर्ट करना है, 50 को। तो 50 यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे। तो 50 ग्राम पर डीएम क्यूब को 50 पर सीएम क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 0.01 मल्टीप्लाई बाय 50 करना पड़ेगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 0.05 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा, ये सिंपल सा था। अब आपके जहन में ये आया होगा कि 0.01 कहाँ से है।
ये मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे इसको देखना चाहते हैं वो देख लें। तो मेरे पास क्या है, आप लोगों को ये बात पता है कि ग्राम पर डीएम क्यूब, ये आपके पास ग्राम पर डीएम क्यूब। तो ग्राम पर डीएम क्यूब, ग्राम इसी तरह आ गया, डीएम क्यूब की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एक डीएम क्यूब किसके इक्वल है, मैं आपको पहले भी बात बताई हुई है कि एक डीएम क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 सीएम क्यूब के अंदर, यही होता है 1000 सीएम क्यूब के क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं डीएम क्यूब की जगह पे 1000 सीएम क्यूब लिख सकता हूँ, 1000 सीएम क्यूब लिख सकता हूँ, कोई मसला है इसमें, बिल्कुल भी नहीं है, गुड। अब देखो ग्राम पर डीएम क्यूब इज इक्वल टू ग्राम पर सीएम, ग्राम पर 1000 सीएम क्यूब, ठीक हो गया, ग्राम पर डीएम क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं काम करने लगा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1000 मल्टीप्लाई ग्राम पर सीएम क्यूब। सिंपल, मैंने क्या किया है, इसको अलग किया है। अब मैं इसको दोबारा से साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को साथ तो 1 वही आ जाएगा 1 ग्राम, यहाँ पे मैं इसको दोबारा 1000 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 सीएम क्यूब आ जाएगा। सिंपल, मैंने इसको क्या किया कि अलग करने के लिए ये काम किया है, सिंपल अलग करने के लिए, या इस वैल्यू से कोई दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये चीज़ बन जाएगी, ये आपने चीज़ें मैथ के अंदर देखी होंगी। तो ग्राम पर डीएम क्यूब, अगर मैं इसके ऊपर डिवाइड करूँ तो आप 0.001 आ जाता है, और यहाँ पे क्या जाएगा ग्राम पर सीएम क्यूब इसी तरह। तो ये आपको ये कन्वर्जन भी मैंने आपको बता दी कि ये कैसे आई है। आगे बात की समझ। तो अब हम न्यूमेरिकल 3.13 की तरफ क्या चलते हैं। तो बच्चों अब हम आते हैं एग्जांपल 3.13 की तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि आपकी फुल कंसंट्रेशन इसकी तरफ हो। तो पहले जो एग्जांपल थी वो कुछ खास नहीं थी, ठीक है, कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी पहले लिख दी, तो चलते हैं इसकी तरफ। अब ये क्या कह रहा है, एग्जांपल 3.13 गुड। अब देखो ये क्या कह रहा है, एक आपके पास फ्लास्क है, फ्लास्क इस तरह की चीज होती है, मतलब समझ लो कि आपके पास एक कांच की एक बोतल है, इस तरह की लैब के अंदर होती है, ठीक है। अब आप न्यूमेरिकल इस्तेमाल करोगे, प्रैक्टिकल करोगे तो आपको पता चलेगा इस तरह की होती है। एक फ्लास्क है, उसके अंदर 0.25 m मोलैरिटी, m मतलब मोलर इनवर्ट सॉल्यूशन प्रेजेंट है। एक फ्लास्क है, उसके अंदर कितना मेरे पास 0.25 मोलर सॉल्यूशन क्या है प्रेजेंट है, मोलर एनएच सॉल्यूशन, मतलब एनएच का 0.25 मोलर सॉल्यूशन क्या आपके अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है। अब ये इसके अंदर ये बोल रहा है व्हाट इज द मास ऑफ, मास मीन दैट ग्राम, मास को मैं ग्राम लिखता हूं, व्हाट इज द मास ऑफ एनएच इन ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ एनएच प्रेजेंट इन पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब ये आपको ये कह रहा है कि आपने मास ऑफ एनएच फाइंड करना पर डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो मोल पर डीएम क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोलैरिटी लिख सकता हूँ। जहां पे मोलैरिटी लिखा होगा वहां पे मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकता हूँ, और जहां पे मोल पर डीएम क्यूब लिखा होगा वहां पे मोलैरिटी भी, आपस में सेम है। या ग्राम पर सीएम क्यूब को मैं स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ, स्ट्रेंथ की जगह पे मैं क्या लिखता हूँ, ग्राम पर सीएम क्यूब लिख सकता हूँ। इसलिए ग्राम पर डीएम क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ। यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, ग्राम पर डीएम क्यूब दिया है। आपने क्या फाइंड करना है, ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ एनएच। ये आपने उसने क्या बोला है कि आपने ग्राम पर डीएम क्यूब ऑफ एनएच क्या करना है, फाइंड करना है। इसका मतलब क्या, ग्राम पर डीएम क्यूब का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ एनएच आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। स्ट्रेंथ ऑफ एनएच आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये चीजें मैंने पहले से ऑलरेडी लिखी हुई है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये जो चीज है, ये इसकी क्या मोलैरिटी है। अब ये जो m लिखा हुआ है ना, किसी के साथ भी m लिखा हुआ है, ये जो मोलर है, ये मेरे पास क्या है, बेसिकली मोलैरिटी होती है। क्या होती है, मेरे पास मोलैरिटी होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं न्यूमेरिकल आपको ताकि समझ आ जाए। आपके पास एक फ्लास्क है, उस फ्लास्क के अंदर 0.25 मोलर NaOH सॉल्यूशन मौजूद है। कितना मेरे पास मौजूद है, 0.25 मोलर NaOH सॉल्यूशन मौजूद है। उस सॉल्यूशन का आपने ग्राम पर डीएम क्यूब जो क्या करना है, उसके अंदर मेरे पास आपने बताना है कि ग्राम NaOH का, NaOH जो है, NaOH की मेरे पास क्या स्ट्रेंथ क्या है, NaOH की मेरे पास क्या स्ट्रेंथ क्या है, तो ये आपने बतानी है। अब फार्मूला बिल्कुल इसका सिंपल सा एक नया फार्मूला आप यहां पे स्ट्रेंथ का पढ़ोगे। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, मेरे पास क्या आ गया, अभी देखो ये वाला फार्मूला मैं क्यों यूज कर रहा हूं, यहां पे ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज कर रहा। यहां पे जो स्ट्रेंथ का फार्मूला हुआ मास ऑफ सॉल्यूट, यहां पे किसी पे मुझे मास दिया है सॉल्यूट का, नहीं दिया हुआ, ठीक हो गया। यहां पे मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, सीएम क्यूब कोई डीएम क्यूब नहीं दिया हुआ। और दूसरी चीज ये है कि यहां पे मेरे पास क्या स्ट्रेंथ का जो दूसरा फार्मूला होगा, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मैं क्या लिख लूंगा, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी
मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास हमने NaOH का लिखना है, ठीक हो गया। अब मोलैरिटी तो मुझे पता है, मोलर मास में कैलकुलेट कर लेता हूं। मोलर मास जो आप कर लेते हैं हम कैलकुलेट, तो मेरे पास मोलर मास क्या आता है। अब देखो NaOH का मोलर मास क्या है, NaOH। अब सोडियम का क्या 22 प्लस ऑक्सीजन का क्या मेरे पास 16, हाइड्रोजन का मेरे पास क्या 1। तो इन सबको अगर हम प्लस करें तो मेरे पास कितना बन जाता है जी, 22 प्लस 6 8, 2 और 1 3 और 1 9 39 बन जाता है। ये 22 पॉइंट आपकी बुक के ऊपर जो दिया हुआ है एग्जैक्ट वही लिख लेते हैं हम, ठीक हो गया। 23 दिया हुआ है, सही है 23। इनमें Na का जो मेरे पास मास दिया एटॉमिक मास वो कितना जो 23 दे दिया हुआ है। ये मेरे पास कितना आएगा 40 आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी की मेरे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी कितनी है 0.25 मल्टीप्लाई मोलर मास आपके पास कितना है 40। तो स्ट्रेंथ आपके पास कितनी आ जाएगी, आपके पास आ जाएगी स्ट्रेंथ आपके पास आ जाएगी 10 ग्राम पर डीएम क्यूब। अब देखो स्ट्रेंथ की जो यूनिट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बताने लगा हूं। स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो ग्राम पर डीएम क्यूब या ग्राम पर सीएम क्यूब है, लेकिन जब हम स्ट्रेंथ किससे निकालेंगे, मोलैरिटी से निकालेंगे, तब हमने ग्राम पर डीएम क्यूब लिखना है, सीएम क्यूब नहीं लिखना। ये बात याद रखें, ये बात समझ आ गई पहली चीज। अब ये चीज हमने फाइंड कर ली। अब लेकिन अगर आप क्वेश्चन के टॉप के ऊपर देखो ना, आप अपना क्वेश्चन निकालो तो वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि आपने ग्राम पर डीएम क्यूब को क्या करना है, जो स्ट्रेंथ निकली है उसके अंदर आपने ग्राम पर डीएम क्यूब को क्या करना है, ग्राम पर सीएम क्यूब के अंदर भी क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा काम है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू डीएम क्यूब के अंदर हम स्ट्रेंथ इन सीएम क्यूब फाइंड करने, ग्राम पर सीएम क्यूब फाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल सा काम है। इसके साथ क्या कर देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 0.001, ये भी हमने पीछे पढ़ा, ये बात पढ़ी है नहीं पढ़ी। मेरे पास का आंसर क्या आ जाएगा 0.01 ग्राम पर सीएम क्यूब। ये मेरे पास दोनों आंसर थे, दोनों मामले क्या कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल आपको क्या आया होगा, समझ आया होगा। राइट आप होगी, चलो कोई नहीं। तो बच्चों हम आते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल 3.14 की तरफ। तो बुक्स आप निकालो, बुक्स के ऊपर आपको ये मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपके पास क्या होता है KOH। ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेविंग क्रीम। ये क्रीम्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। कौन सी शेविंग क्रीम, ये लड़कों को सही आइडिया होगा, लड़कियों को इतना आइडिया नहीं। ये जो हम दाढ़ी वगैरह काट देते हैं ना, क्लीन शेव करवाते हैं, उसको क्रीम बनाने के लिए यूज होता है। पेंट्स कलर वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। एंड वर्निश, ये होता है कि मतलब लकड़ी के ऊपर एक कलर वगैरह जो होता है हम करते हैं, वो बनाने के लिए क्या होता है, यूज होता है। तीन चीजें बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। कौन कौन सी तीन चीजें, तो मेरे पास पहला क्या गया शेविंग क्रीम, दूसरा मेरे पास पेंट्स, तीसरा में क्या वर्निश वगैरह। अब ये क्या है, एन एनालिस्ट मेक अप अ सॉल्यूशन बाय डिसॉल्विंग 5.8 ग्राम ऑफ KOH। 5.8, 8 के साथ क्या लिखा 5.8, 5.8 यार मार्कर तो खुल जा। 5.8 इसके साथ क्या लिखा हुआ है ग्राम, 5.8 ग्राम ऑफ KOH। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें किसका KOH का क्या दे दिया मैस, तो मैंने ये लिख दिया मैस ऑफ KOH इज इक्वल टू 5.8 ग्राम। ठीक हो गया। एक एनालिस्ट था, एक बंदा, तो उसने क्या किया सॉल्यूशन बनाया। कैसे बनाया, 5.8 ग्राम को उसने ऐड कर दिया, ये वाली जगह नजर आ रही है ना, 5.8 ग्राम को 8 ग्राम किसका ऑफ KOH को, KH को उसने डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर, इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इन 1 dm क्यूब आप सॉल्यूशन के अंदर उसने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है, 1 dm क्यूब उसने सॉल्यूशन ले लिया, उसके अंदर उसने क्या कर दिया 5.8 ग्राम KOH क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो आपने क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की फाइंड, आसान सा न्यूमेरिकल। ये पीछे वाले न्यूमेरिकल जो हमने किए मोलैरिटी की उससे रिलेटेड है। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया क्योंकि 1 dm क्यूब लिखा होगा, cm क्यूब लिखा तो वो मेरे पास लाजमी वॉल्यूम है। तो मोलैरिटी का फार्मूला आपको आता है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, मोलैरिटी के अंदर जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो हमें लाजमी dm क्यूब के अंदर चाहिए। अगर वो cm क्यूब के अंदर होगा तो हमें उसको लाजमी dm क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो हमारे पास dm क्यूब के अंदर है, यहाँ पे भी dm क्यूब के अंदर कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इन्होंने KOH दिया हुआ है, KOH के अंदर हमें मैस दिया हुआ है, KOH हमने किसके अंदर लिया हुआ है यहाँ पे
गिवन डेटा के अंदर मास के अंदर, लेकिन फार्मूले के अंदर हमें QH की जो अमाउंट है वो किसके अंदर चाहिए, मोल के अंदर। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो मास को किस में कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों, मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। उसको कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, फिर हमने कर लेते हैं। देखो मेरे पास क्या फार्मूला है इसका, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोल इज इक्वल टू मास क्या है, KOH का हमने क्या दिया 5.8 ग्राम, और मोलर मास हम KOH का निकालते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हम क्या करते हैं मोलर मास निकालते हैं। तो मेरे पास क्या आ गया 16 मेरे पास ऑक्सीजन का आ गया और 1 मेरे पास इसका आ गया। इन सबको प्लस करके हम चेक कर लेते हैं क्या आता है मेरे पास। इन सबको प्लस करने के बाद मेरे पास 56 आता है, आई थिंक 56 ही आता है, 56 आ जाता है। तो मेरे पास ये आ गया। अब इसका क्या चुका है मोलर मास अब 56। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0. मोल क्या जाएंगे 0.103 था, लेकिन हमने 4 ले लिया राउंड ऑफ करके। यहाँ पे 3 था पीछे 5 था, मतलब इसका जो आंसर था 0.1035 था। ठीक है, तो हमने इसको राउंड ऑफ की तरफ 1 ऐड करके उसको स्किप कर दिया। तो ये आगे मेरे पास मोल आ गए। अब मेरे पास मोल आ चुके हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। ठीक है, अब फार्मूले के अंदर हम पुट कर देते हैं इसको। वाली जगह नजर आ रही है ना, बल्कि इसी जगह पे हम कर देते हैं, उस जगह की जरूरत नहीं है, फिर वाली जगह से काम चल जाएगा, इस जगह पे हमारा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। मोलैरिटी इज इक्वल टू, हमने फार्मूला वो लिखा हुआ है सामने, मास ऑफ सॉल्यूट पुट कर देते हैं, बल्कि मोल ऑफ सॉल्यूट हम पुट कर देते हैं क्या जी 0.104 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1 dm क्यूब। तो मेरे पास मोलैरिटी क्या आ जाएगी आपके पास, दोबारा 1 से जो चीज डिवाइड होती है वही मोल कैंसिल 0.104। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ग्राम मोल पर डीएम क्यूब, यूनिट इसकी लिख देंगे मोल पर डीएम क्यूब। ये आपके पास इसकी मोलैरिटी क्यों हो चुकी है, फाइंड हो चुकी है। इसमें किसी को मसला है? अब हम न्यूमेरिकल आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल ही आगे फिर कांसेप्ट। बच्चों अब हम आते हैं कांसेप्ट असेसमेंट 3.10 पार्ट 1। बुक्स निकालो जरा, रीड आउट करो कांसेप्ट असेसमेंट को। ये क्या कहता है, कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन NaOH का सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन NaOH का सॉल्यूशन, इसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं क्या करने के लिए जी, न्यूट्रलाइज द एसिड्स एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप वगैरह हम क्या करते हैं सोप साबुन वगैरह, और दूसरी क्या चलेगा रेयान RAYON रेयान वगैरह। सोप का पता है साबुन आ गया ना, साबुन ठीक हो गया। और दूसरी चीज रेयान बोलते हैं जो कपड़ा वगैरह बनाने के लिए, हम नहीं कहते किसको कहते हैं यार, एक सिल्क होता है, एक हमारे पास क्या होता है रेशम, सॉरी हाँ रेशम का जो कपड़ा होता है वो बनाते, रेशम का जो होता है हम कपड़ा यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल जो हमारे पास क्या होता है, आर्टिफिशियल जो रेशम होता है ना, आर्टिफिशियल रेशम, ठीक है, ये फॉर आर्टिफिशियल रेशम, उसको हम क्या कहते हैं रेयान वगैरह कहते हैं। अब ये कहता है कि रेयान सोप और रेयान बनाने के लिए हमारे पास जब हम सोप और रेयान बनाते हैं तब हम क्या करते हैं NaOH का सॉल्यूशन यूज करते हैं, किसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। एसिड जो होता है ना, एसिडिक जो मीडियम होता है उसको कम करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसको हम क्या करते हैं NaOH के सॉल्यूशन को यूज करते हैं। If you desire 25 ग्राम ऑफ NaOH to make 1 dm cube of solution, what is the molarity of this solution? ये क्या कह रहा है, अगर आप 25 ग्राम NaOH यूज करते हो, एक ऐड करते हो किसके अंदर 1 dm cube सॉल्यूशन के अंदर, तो बताओ मोलैरिटी क्या होगी। तो हमसे हमें मास ऑफ NaOH दे दिया क्योंकि उसका ग्राम लिखा होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया, मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है, आसान सी चीज है, कोई मसले वाली इसमें बात है नहीं है। मोलैरिटी इज इक्वल टू, या तो अब आप कौन जी मैं जल्दी करूंगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। ठीक हो गया। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो डीएम क्यूब के अंदर है, हमें तो ये चाहिए डीएम क्यूब के अंदर, डीएम क्यूब के अंदर ये क्या है, लेकिन जो मास जो है किसका, जो हमारे पास सॉल्यूट था जो NaOH है, इसको हमने किसके अंदर लेना है मोल के अंदर लेना है कि मास के अंदर लेना है। तो आसान सा तरीका है कन्वर्ट करने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल के अंदर, मास कन्वर्टेड इनटू मोल। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला इसका मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास उसको उसने आपको दिया हुआ है,
तो मास आपके पास क्या 25 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास आप NaOH का फाइंड कर सकते हो NaOH। तो Na का आपके पास क्या 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 जी आपके पास Na का जो आपके पास है वो क्या आ जाता है जी। Na का आपके पास है 22 प्लस ऑक्सीजन का आपके पास आ गया 16 प्लस 1 बल्कि 23 अभी हमने यूज किया था 23। ये मेरे पास कितना मिलता है 40 क्या आ जाता है 40। तो लिख देंगे नीचे 40। तो क्या आ जाएगा आंसर आपके पास मोल मेरे पास कितने आ जाएंगे जी मोल एब्सोल्यूट कितने हैं 0.625 मोल। तो ये आपके पास मोल निकल आए हैं। तो आप सिंपल सा काम करना है वैल्यू पुट करनी है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल एब्सोल्यूट क्या है 0.625 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1। दोबारा से आपके पास 1 के साथ डिवाइड करते हैं दोबारा से मोड़ के वही आंसर है 0.625 मोलैरिटी इज इक्वल टू ये आएगा मोल पर dm3। ये आपके पास सिंपल था क्या जी कांसेप्ट असेसमेंट का पार्ट 1। अब हम कांसेप्ट असेसमेंट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो अब हम आते हैं इसका पार्ट 2 है। ये क्या कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH हैज कंसंट्रेशन ऑफ 1.2 m। एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी दे दी उसने। एक सॉल्यूशन किसका है सॉल्यूशन ऑफ NaOH। आपके पास सॉल्यूशन किसका है NaOH का एक आपके पास सॉल्यूशन है। ये आपके पास किसका फॉर एग्जांपल ये सोच लो ये जो सॉल्यूशन है ये आपके पास साबुन का नहीं है बल्कि ये किसका सॉल्यूशन है NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक हो गया। अब देखो ये शरबत का सॉल्यूशन नहीं है एक इसका सॉल्यूशन NaOH सॉल्यूशन है और इसकी जो मोलैरिटी है उसके साथ क्या लिखो m और उसकी जो मोलैरिटी है उसने आपको दे दी है कितनी दी हुई है 1.2। फिर वो आपसे ये पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH। उसने क्या बोला हो कि मास ऑफ NaOH आपने क्या करना है फाइंड करना है इन ग्राम पर dm क्यूब। तो मुझे ये बात बताओ कि ग्राम पर dm क्यूब क्या है। ग्राम पर dm क्यूब को हम क्या कहते हैं ग्राम पर dm क्यूब को स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ ऑफ NaOH हमने क्या करना है मेरे भाई साहब फाइंड करना है। जी लिखा मैंने स्ट्रेंथ ऑफ NaOH हमने क्या करना है फाइंड करना है। तो आपको याद होगा कि मैंने क्या कहा था स्ट्रेंथ को हम क्या लिख सकते हैं स्ट्रेंथ किसकी इक्वल होती है ग्राम पर dm क्यूब या ग्राम पर cm क्यूब। तो ग्राम पर dm क्यूब इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ग्राम पर dm क्यूब। ये सिंपल सा काम था। अब फार्मूला यहाँ पे हमने स्ट्रेंथ के दो पढ़े हुए हैं लेकिन हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे वो आपको पता है। वो ये पता है कि यहाँ पे मेरे पास मोलैरिटी दी हुई है वॉल्यूम नहीं दिया हुआ ना मेरे पास जो मेरे पास अमाउंट है सोल्यूट की वो भी नहीं दी हुई। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मेरे पास क्या मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर में। जब मोलैरिटी दी होगी तो तब आपने ये वाला फार्मूला यूज करना मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। जब आपको क्या दिया हो मोलैरिटी दी हो और स्ट्रेंथ पूछना हो तो इस तरह की जो सिचुएशन बने तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी क्या है 1.2। अब तो बच्चों को याद भी होगा। अब इसका मोलर मास निकालते हैं NaOH का भी बार-बार निकाल के थक चुके हैं 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 4D। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी स्ट्रेंथ। एक चीज मैं भी आपसे पूछूंगा मुझे याद पता लगेगा कि आपको याद है चीज या नहीं याद वो चीज मैं भी आपसे पूछता हूँ ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगी 48। अब मुझे बताओ यहाँ पे स्ट्रेंथ की दो यूनिटें पड़ी हुई हैं हमने। हम इसको दो यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं ग्राम पर dm क्यूब के अंदर भी मेजर करते हैं और ग्राम पर cm क्यूब के अंदर भी मेजर करते हैं। जो बंदा बताएगा उसको कुछ मिलेगा। यहाँ पे हम इसकी कौन सी यूनिट यूज करेंगे ग्राम पर cm क्यूब या ग्राम पर dm क्यूब। अभी मैंने बताया था जब मोलैरिटी से स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे ग्राम पर dm क्यूब। इसकी यूनिट क्या करेंगे यूज करेंगे। अब दूसरी चीज अगर आप अपनी बुक निकालो तो बुक के अंदर उसने साथ ये भी लिखा हुआ है कि इन ग्राम पर cm क्यूब आपने क्या करना है ग्राम पर dm क्यूब को ग्राम पर cm क्यूब के अंदर भी कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करते हैं ग्राम स्ट्रेंथ ये किसके अंदर स्ट्रेंथ किसके अंदर है ग्राम पर dm क्यूब के अंदर। तो ग्राम पर cm क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है dm क्यूब को ग्राम पर dm क्यूब को ग्राम पर cm क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है भगो बिलियन की करेंगी मल्टीप्लाई 0.001 ठीक है। तो क्या कर देंगे 48 मल्टीप्लाई 0.001 तो क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.048 ग्राम पर cm क्यूब। तो ये थे आपके मेरे बच्चे आंसर दोनों निकला है।
अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट असेसमेंट के लास्ट पार्ट की तरफ, 3 पार्ट। अब देखो हमारे पास आ चुका है तीसरा पार्ट कॉन्सेप्ट असेसमेंट का। अब ये बुक्स निकालो, जरा रीड आउट करता हूं मैं मेरे पुत्रों। तो क्या कहता है, मेरे पास बीकर आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। हमने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर हमने क्या किया, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 10 ग्राम क्या कर दिया हमने, हीमोग्लोबिन क्या कर दिया। हीमोग्लोबिन पता है क्या, जो आपका ये खून रेड रेड है ना, ये आपके पास एक प्रोटीन होती है। हीमोग्लोबिन के आपके पास एक प्रोटीन है, जो आपका ये खून जो रेड है, कलर इसका जो रेड है, ये हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन आपके ब्लड के अंदर, आपके ब्लड के मतलब क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन को भी ब्लड के अंदर ट्रेवल करवाता है और आपके न्यूट्रॉन को भी क्या करता है, ट्रेवल करवाता है। ऑक्सीजन को भी, और यहाँ पे जो खून है, ये उंगल जो है, यहाँ पे जो सेल है, इनको जिंदा रहने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक ऑक्सीजन चाहिए और एक क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स। ये कौन लेके आता है, ग्लूकोज। ये कौन लेके आता है, ये आपका हीमोग्लोबिन लेके आता है। ठीक हो गया, तो ये बात समझ आ गई सबको। अब हमने क्या करना है, सॉल्यूशन बनाना है। उसके अंदर हमने क्या किया, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन ऐड कर दिया है और कुछ हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, जिससे हमारे पास क्या बन चुका है, 1 डीएम क्यूब क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। ये लिखा 1 डीएम क्यूब, यस 1 डीएम क्यूब के वॉल्यूम का हमारे पास क्या बन चुका है, एक सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, कि पानी और 10 ग्राम हीमोग्लोबिन ऐड करने से 1 डीएम क्यूब का क्या बन चुका है, 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम का हमारे पास क्या बन चुका है, सॉल्यूशन बन चुका है। अब देखो हीमोग्लोबिन हमने ऐड किया पानी के अंदर, तो ये होगा मेरे पास सोल्यूट, ये मेरे पास होगा सॉल्वेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ हीमोग्लोबिन, मास जो है ग्राम, मास ऑफ हीमोग्लोबिन व्हिच एक्ट एज अ सोल्यूट। ठीक है, 10 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, डीएम क्यूब लिखा, 1 डीएम क्यूब है। अब देखो उसने मोलर मास हमें क्या कर दिया, हीमोग्लोबिन का दे दिया है, और वो कितना 6.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम पर मोल। फाइंड द मोलैरिटी, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। हमने सॉल्यूशन की क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो सिंपल सा काम है मोलैरिटी फाइंड करने का। मोलैरिटी इज इक्वल टू, अभी कर करके थक गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या जाएगा, क्या जाता है जी, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब देखो, अब हमारे पास सॉल्यूशन जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, वो तो हमारे पास डीएम क्यूब के अंदर मौजूद है, लेकिन जो सोल्यूट की अमाउंट है वो हमारे पास मोल के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि हमारे पास किसके अंदर है, ग्राम मतलब मास के अंदर। तो पहला काम हमारा क्या होगा, मास को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल के अंदर, क्योंकि फार्मूला मोल के अंदर मांग रहा है। तो क्या कन्वर्ट करने का फार्मूला है, मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखो मोल इज इक्वल टू मास क्या है इसका 10, मोलर मास ने दिया है, फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है, 6.51 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो क्या आंसर आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 1.536 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 मोल। ये आपके पास क्या जाएगा, -4 मोल, इसका क्या जाएगा, ये मोल आ जाएंगे आपके पास। मोल कैलकुलेट कर लिए, अब हम फार्मूले के अंदर ऐड करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट क्या है 1.536 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 1। तो मुड़ के दोबारा ये आंसर आना, मोलैरिटी इज इक्वल टू 1.536। भाई साहब अगर ये आंसर आना था तो 1 क्यों दिया, तो क्या आ जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब। तो मेरे बच्चों टाइम भी बहुत हो गया है, आप भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल हमारा इंशाल्लाह लास्ट लेक्चर रिकॉर्ड होगा चैप्टर नंबर 3 का।